हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग ये समाकलन का वीडियो नंबर 3, ठीक है ना। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं आपकी, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली बेटा 7.1 कराई थी, राइट। और 7.1 के माध्यम से हमने जो जानकारी ली वो ये थी कि समाकलन के कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है। अब ये चैप्टर जो है इस वीडियो से अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, ठीक है ना। और आज हम लोग थोड़ा सा समाकलन की विधियों पे चर्चा करेंगे कि समाकलन कितने टाइप से हम लोग करते हैं, ठीक है। समाकलन जो एक्चुअली हम लोग करते हैं, अनिश्चित समाकलन की अभी बात कर रहे हैं। निश्चित अनिश्चित हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। किससे बात करते हैं? प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन विधि क्या है धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपके पास, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है ना, आपके पास में ये एक विधि है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नहीं आपके पास में इंटीग्रेशन, ठीक, आपके पास में बाय सब्स्टिट्यूशन आपके पास में, ठीक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये पहली विधि है। दूसरी विधि क्या रहती है? सेकंड हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा, है ना, आपके पास में आंशिक भिन्न क्या है वो मैं अभी जब चैप्टर आगे की तरफ जाएगा, आंशिक भिन्नों द्वारा हम लोग, ठीक है, आपके पास में भिन्नों द्वारा हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, तब इंग्लिश में लिखेंगे जब इसको करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और तीसरी जो विधि रहती है वो रहती है आपके पास में बेटा खंडस समाकलन। खंडस आपके पास में, ठीक है, नहीं आपके पास खंडस समाकलन। ये तब यूज होती है जब 2 फंक्शन गुणा में आते हैं, समाकलन, है ना। इसको भी हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अब आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने आज इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इन 2 विधियों को हम लोग इस चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ऐसे ऐसे आगे की तरफ हम जब जाएंगे तो इनको सीखा जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं, सब चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की आवश्यकता क्या है। एक्चुअली समाकलन करना तो हमने 7.1 में पढ़ा है, बड़े सीधे सीधे से क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन होते तो सारे मजा आ जाता है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अब सब्स्टिट्यूशन ये जो मेथड है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों बनी। देखिए मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक्चुअली हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन हम लोग कभी साइन एक्स का करते हैं तो हम लोगों को सिंपली cos x मिल जाता है प्लस के सी। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने कल बताया था। ये फॉर्मूला था कि अगर इंटीग्रेशन हम लोग कभी भी साइन एक्स का करते हैं तो हम लोगों को cos x मिल जाता है प्लस का सी, इजीली, है ना। या फिर ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले थे। इंटीग्रेशन e की पावर x का करते हैं dx इक्वल तो हम लोगों को e की पावर x ही मिल जाता है प्लस c। ये फॉर्मूले मैंने कहा था कि आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, है ना, और इनको देखिएगा अवकलन के फॉर्मूलों को जोड़ करके, उसके हिसाब से आप लोग इनको याद रखिएगा। अब बात आती है बेटा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की क्या आवश्यकता बनी। उसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा ताकि ये दिमाग में आपके क्लियर हो जाए कि अभी हमें फॉर्मूला गिवन है साइन एक्स का, अगर हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो cos x मिल जाता है। अगर कभी ऐसा आ जाए कि साइन एम एक्स, ठीक है, साइन एम एक्स डी एक्स आ जाए आपके पास में, तो क्या करोगे? एम एक्स मीन्स इस x की जगह ये प्योर x ना करके यहाँ पे कुछ एम एक्स एंगल जो है बदल गया है, आ रही है एम एक्स आ गया। एम एक्स ना करके एम कोई नंबर भी आ सकता है। किस तरीके से? कि हम लोगों को कह दे वो कि 2x का निकालिए, हम लोगों को तो x का पता है, या हमें कह दे वो 50x का निकालिए, तो क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन अगर बन जाए कि साइन एम एक्स वाली कंडीशन अगर बन जाए कि फॉर्मूला जो है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जो इंटीग्रेशन का सूत्र है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को थोड़ी समस्या बन रही है, तब हम लोग इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाली जो विधि है इसका प्रयोग करते हैं।
मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं इस mx की जगह कुछ और नया वेरिएबल रख दूं, सपोज इस mx को मैं कोई नया वेरिएबल t मान लूं, ठीक है। आप लोग जब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम लोग करते हैं तो सबसे पहला काम यही रहता है, पहला स्टेप है ये है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? mx, क्योंकि x होता तो डायरेक्टली लिखा जाता, mx प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम उसको t मान लेते हैं, ठीक है ना। जब इसको t मान लेंगे तो सिंपली आपको दिखाई देगा sin t। अब आप खुश हो जाओगे कि हाँ यार sin t का हम लोग फिर इसी तरीके से sin x sin t कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, उस हिसाब से सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या करना होता है? सबसे पहले जब हम लोग, पहला स्टेप यही होता है हम लोगों का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि mx जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको हम लोग t मान लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा स्टेप आता है, इसके बाद ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चंस करूंगा उसमें मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दूंगा थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि mx के इतना करने के बाद में आप लोग इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे। यहाँ पे जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो m क्या करोगे? d/dx mx, थोड़ा खोल के बता रहा हूँ बिल्कुल, और d/dx किसका करना पड़ेगा बेटा? t, राइट आपके पास में। जब इसका अवकलन करोगे तो m तो बाहर आ जाएगा ना बेटा, और x का अवकलन कितना होगा? x के सापेक्ष, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? x में x के सापेक्ष कितना परिवर्तन? 1। तो 1 को लिखो या ना लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m इज इक्वल टू आ जाएगा dt/dx, और इस dx को उधर लिया हो गया तो m dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, है ना। और आप लोग यहाँ से क्या करोगे? इस dx का मान निकाल लोगे। हर एक सवाल में करना है, ये जरूरी नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में होना है, नहीं, ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये जो सारे स्टेप फॉलो कर रहा हूं, प्रतिस्थापन से होने वाले सारे सवालों के अंदर यही स्टेप फॉलो किए जाएंगे। जब आप लोग किसी भी टर्म के इक्वल t मान करके चलोगे तो ये चीजें आप लोग फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास में बेटा क्या बना कि हम लोग जब dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 1/m और dt आएगा, ये है ना। और अब जो ये सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाला और फाइनली जो नीचे बना है ये वाला, इनका यूज करते हुए जो सवाल है, और सवाल को भी आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन वाले सवाल को आप i इज इक्वल टू लेकर के चलोगे। क्या लेकर के चलोगे? i इज इक्वल टू लेकर के चलोगे, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। तो जब i इज इक्वल टू लेकर के चलोगे तो कंडीशन क्या बनेगी? देखिए यहां मैं कर देता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन mx को मैंने क्या माना है? t माना है, तो यहां पे लिख देंगे हम t, बिल्कुल ठीक बात है। एंड dx की जो वैल्यू नीचे फाइंड आउट की है 1/m dt, तो 1/m तो शुरू में लिख देंगे क्योंकि शुरू में लिखते हैं, एंड dt। अब ये कांस्टेंट है, 1/m बाहर आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इंटीग्रेशन करेंगे हम sin t dt। अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हो, फ्री हो बिल्कुल, क्योंकि देखिए sin x dx sin t dt, भाई वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है, x से t आया तो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, मतलब ये अपनी मूल रूप में आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे आ जाएगा cos t प्लस के c, लेकिन आंसर हम लोगों को देना रहेगा x में ही, तो हम फाइनली फिर इस t को भगा देंगे किससे? mx से, तो क्या आ जाएगा? cos mx प्लस के c। तो ये आपका प्रतिस्थापन का बिल्कुल सबसे छोटा, सबसे निम्न स्तर का सवाल है, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमें प्रतिस्थापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको मूल रूप में नहीं होंगे, यानी कि आप डायरेक्ट उनमें फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप इस लायक बना पाओ कि फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे 17-18 फॉर्मूले पिछली एक्सरसाइज में बताए थे, ताकि उनको आप यूज कर पाओ। इस वजह से हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इस टेक्निक पर कौन सी एक्सरसाइज है। इस टेक्निक पर जो हमारे पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर प्रश्नावली 7.2 के अंदर क्वेश्चन तो बहुत है बेटे 39, लेकिन सारे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के हैं। आप लोगों को क्लियर कट ये बोल दिया गया है कि प्रतिस्थापन समाकलन से आपको सवाल करने हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करते हैं सवालों की, जब मैं इस एक्सरसाइज को देखता हूं बेटा, है ना, जब मैं इस एक्सरसाइज को देखता हूं तो मुझे इन सभी क्वेश्चंस को देख करके सिर्फ एक ही बात याद आती है, इसके अंदर केवल 3 कैटेगरी के सवाल हैं। कितने कैटेगरी के सवाल हैं? 3 कैटेगरी के सवाल हैं,
और अगर आप उन तीनों कैटेगरीज के सवालों को हल करना सीख जाते हो, इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ 3 कैटेगरीज सीखनी है और आप इसके सारे सवाल कर लोगे। ठीक है ना। मैं एक एक करके उन कैटेगरीज को बता रहा हूं और उनके अंदर प्रतिस्थापन समाकलन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है, जैसा अभी इसमें किया है ऐसे हम लोग उसको यूज करेंगे और सीखेंगे। अब समाकलन जो है अपने मेन अपना थोड़ा सा रंग दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। इसमें बात करते हैं हम लोग के कौन कौन सी कैटेगरी बनती हैं। सबसे 1 नंबर पे मैं रखता हूं, ठीक है, 1 नंबर पे मैं रखता हूं, चाहे तो इसको भी रफ कर लो, कोई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे यार, इसको भी रफ कर लेते हैं। चलिए ऊपर से फिर शुरू करते हैं काम लोग, है ना। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग करते हैं, जो पहले कैटेगरी आपके पास में आती है वो कैटेगरी होती है अगर आपको फलन, ठीक है, एक फलन दिया हो तथा, ठीक है, उसका, ठीक है, आपके पास में अवकलज यानी कि डेरिवेटिव अवकलज, ठीक है, दिया हो, है ना, दिया हो, ठीक है ना। तो अगर सवाल के अंदर कोई फलन दिया हो और उसका अवकलज साथ में दिया हो, यानी कि 2 चीजें आपको साथ में दे दी जाए, एक तो फलन दे दिया गया, एक उसका अवकलज यानी कि उसका डेरिवेटिव यानी कि उसका डिफरेंशिएशन यानी कि उसका अवकलन भी साथ में दे दिया गया हो, तब हम लोग, तब यहां ध्यान दीजिएगा, तब फलन को, ठीक है, फलन को, ठीक है, फलन को टी मानते हैं। क्या करते हैं? टी मानते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन उसी को करते हैं, मानते, ठीक है, आपके पास में है। और इस तरीके के सवाल जो है वो कौन कौन से सवाल है मैं आपको उनकी संख्या भी बता दूंगा, आप अपने बुक के अंदर टिक कर लेना यूं करके, है ना, कि कौन से फर्स्ट कैटेगरी उन पर फर्स्ट लिख लेना ताकि आपको आसानी रहेगी करने के लिए। जैसे कि सवाल नंबर आपके पास में है 2, ठीक, सवाल नंबर आपके पास में है 3, ठीक, सवाल नंबर आपके पास में 4, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ पहले फिर करता हूँ बेटा, है ना। उसके बाद में सवाल नंबर आपके पास में 10, ठीक है बेटा, सवाल नंबर आपके पास में 10 के बाद में जाएंगे हम लोग सीधे 14 पे, ठीक है, 14 है ये, है ना, आपके पास में। और उसके बाद में इसके जैसे सवाल कौन सा है बेटा? 17वां सवाल है, ठीक, एंड उसके बाद में हम लोगों को 18वां सवाल इसी कैटेगरी में दिखाई देता है, एंड आपके पास में 19वां सवाल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, 20वां सवाल भी इसी कैटेगरी में चला जाएगा। आप कहोगे सर जी सारे तो ऐसे ही हैं, नहीं बेटा, अधिकतर ऐसे हैं, सारे नहीं हैं, अधिकतर ऐसे। 23वां भी इसी कैटेगरी में जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, पेज पलटते हैं इसका, और आपका जो 24वां सवाल है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, है ना, आपके पास में 25वां सवाल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, और 26वां, मतलब क्या है कि इन सवालों को करने की टेक्निक लगभग सेम है, ये एक ही कैटेगरी के सवाल हैं। 27वां भी, 28वां भी आपके पास में, 29वां भी, अरे वाह, और बेटा 30वां भी इसी कैटेगरी का सवाल है, 31वां भी इसी कैटेगरी का सवाल है, और फिर आपके पास में 35वां भी इसी कैटेगरी का सवाल है। मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अरे आधी एक्सरसाइज तो निपट गई। आधी एक्सरसाइज इस कैटेगरी में है कि अगर फलन दिया हो और उसका अवकलज दिया हो तब क्या करते हैं, तब किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। आपके पास में इस कैटेगरी पे टोटल 19 सवाल है, और भी ज़्यादा है, ठीक है ना। आप जब सवाल करोगे ना और जब करते चले जाओगे आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको सारी विधियां जो मैं बताऊंगा ना वो एक जैसी नजर आएंगी, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको उनके बीच में कनेक्शन नजर आने लगेगा कि ये जो पहली विधि है, फिर दूसरी बताऊंगा, तीसरी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि चीजें समझ में आए। जैसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। 2 सवाल जो दिया गया है, ये दिया गया है हमारे पास के log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है ना। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। बस सबसे पहली बात लिखने का तरीका देख लीजिएगा। जो सवाल आपको दिया गया है इसका समाकलन करना है, उसने लाइन लिखी है ऊपर के प्रश्नों का प्रत्येक फलन का समाकलन हमें ज्ञात करना है, और समाकलन को हम लिखते हैं i से, याद रखिएगा i इज इक्वल टू, इसका समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और ये सवाल जो है इसके अंदर अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं
है ना। आप पहली एक्सरसाइज में अगर उसके हिसाब से सोचे तो ये आप इसको डायरेक्ट कर नहीं पाओगे। पहली एक्सरसाइज में बहुत मजे लिए हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के फटाफट एक्सरसाइज दे के मार दी। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फलन भी दिया है, उसका डेरिवेटिव भी दिया है, अवकलज भी दिया है। किस तरीके से, अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि log x का अगर मैं अवकलन करता हूं, log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है, 1/x ही तो आता है बेटा। और देखिए 1/x लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन के log x का होल स्क्वायर 1/x और dx। कोई मना कर सकता है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस सवाल के अंदर log x भी दिया है, मतलब फलन भी दिया है एक, है ना, और उसका अवकलज मतलब उसका डिफरेंशिएशन भी दिया है, 1/x भी दिया है। तो आप लोग फलन को t मान लोगे, फलन को t मान लोगे। तो पहला स्टेप क्या बोला था, अभी मैंने एग्जांपल समझाया था कि जब आप पहला स्टेप मान लोगे log x को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे। और यहाँ के बाद आप लोग दूसरे स्टेप में इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे log x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1/x होगा, और t का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, dt/dx हो जाएगा, क्योंकि इसका तो हमें पता ही नहीं है क्या है ये, है ना, आपके पास में। फिर इस dx को उधर ले आएंगे तो 1/x dx की जो वैल्यू है वो dt निकल करके आ जाएगी आपके पास में। और जब इस सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये जो चीज़ हमने मानी थी और ये जो चीज़ निकल करके आई है, इसको जब हम लोग सवाल में यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की जगह आप लोग क्या यूज़ करेंगे, t, तो आ जाएगा t का स्क्वायर एंड देखिए जरा मैं इसमें रखता हूँ, log x की जगह आपने t भरा तो ये तो आ गया t स्क्वायर, 1/x dx, 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt सिंपली। अब ये क्या सवाल बन गया, अभी इसके क्या सवाल बन गया, ये सवाल बन गया इंटीग्रेशन अगर x की पावर n dx हम लोग करते थे तो x की पावर n+1/n+1 प्लस का c, यही तो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x का अवकलन x के सापेक्ष था, यहाँ t का, अरे अवकलन बोल रहा हूँ, यहाँ x का समाकलन x के सापेक्ष था, तो यहाँ पे t का समाकलन t के सापेक्ष है, तो फॉर्मूला लगेगा t की पावर 2+1/2+1, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू t की पावर 3/3 प्लस का c, दैट योर आंसर नहीं है ये, क्योंकि हम लोग t तो हमारे द्वारा पैदा की गई चीज़ है ना भाई, तो हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे और आपका i जो इंटीग्रेशन है वो निकल करके आ जाएगा log x की घात 3/3 प्लस c, दैट सी योर आंसर, दैट इज योर आंसर। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया खत्म, ठीक, इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग किताबों में जरूर देखते रहें और फॉर्मूले साथ साथ याद करें, लिखें आप लोग अच्छे से। आप वीडियो को रोक करके भी इसको नोट भी कर सकते थे, मैंने रफ कर दिया, ठीक है नहीं, आप वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते थे अगर नोट करना चाहो तो, अगर समझ में आया तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 ही है, इसमें कहा गया है I इज इक्वल टू आपके पास में 1/x प्लस x log x। आप कहोगे गुरुजी कहाँ, इसमें आप लोग ऐसे जो आप बातें बता रहे हो ऐसा कहाँ है भाई, ठीक है, किताब वाला क्वेश्चन वाला आपको हलवा तो खाने को देगा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें तो सामने दिख जाएंगी, कुछ सामने नहीं दिखाई देंगी, तो आपको इससे पूछताछ करके वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। किस तरीके से, इस सवाल को थोड़ा सा आप अगर चेंज कर लो तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्या कि 1/ मैं x कॉमन निकाल दे रहा हूँ, इन दोनों जगह से अंदर बचेगा 1 प्लस के log x एंड dx। बताओ क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत परेशानी कोई है नहीं, है नहीं। और अब आप देखिए कि अगर हम लोग, ये एक फंक्शन है अंदर जो रखा है ब्रैकेट के अंदर, आप केवल अगर log x की भी बात करो, अगर आप log x का अवकलन करोगे तो 1/x मिलेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने करा 1/x भी यहाँ लिखा हुआ। इसको थोड़ा सा और चेंज करके आप लिख सकते हो, कैसे, इंटीग्रेशन किस तरीके से, 1/1 प्लस log x, है ना आपके पास में, एंड 1/x dx लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मना नहीं कर सकता, इस चीज़ को लिख सकते हैं क्योंकि ये x नीचे ही तो है फिर भी, है ना आपके पास में। या थोड़ा इसको बड़ा लिख लो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, 1/x dx लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, log x को, फलन को, क्योंकि हमने कहा है कि फलन और उसका अवकलज अगर दिया हो तो फलन को t मान लेते हैं, तो हम लोगों के पास में फलन है log x को अगर हम t मान लें
तो 1/x dx इजिकल टू dt, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में किया था। लेकिन अब ये 1 जो है साथ में इसके, यहां ध्यान से देखिएगा, ये 1 भी तो है। ये 1 जो है भाई, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, किसी भी संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ये 1 अपने आप ही मरने को उसके साथ चला आया, तो अगर मैं 1 भी साथ में लिख लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अवकलन जब करूंगा इसकी तो वैल्यू खत्म है, तो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को जो प्रतिस्थापन जो टेक्निक लगा रहे हैं उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किस तरीके से, मैंने क्या करा, इस पूरे को t मान लिया, तो व्हाट वी गेट, देखिए हम लोग अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन जब करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस x का हो जाएगा 1/x और dx dt का हो जाएगा, t का हो जाएगा 1/t और dt आपके पास में। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आओगे, अरे यहाँ पे dx आएगा ना, x के सापेक्ष करें ना, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा फाइनली। फिर इस सब्स्टिट्यूशन को आप लोग सवाल के अंदर यूज करिएगा। i इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस पूरे की जगह तो आ जाएगा t, मीन्स ये 1/t। बताइए बेटा 1/x dx, 1/x dx, इसकी जगह आ जाएगा dt। याद कीजिए जो फॉर्मूले बताए थे कल, हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो 1/x का समाकलन क्या होता था, देखिए बॉक्स में थोड़ा सा बीच बीच में ऐड देते रहेंगे। 1/x का समाकलन कितना होता था, आप कहते थे कि log mod x होता है सर जी, है ना, प्लस का c होता है ना, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पे भी तो x ये t है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, log t, क्या लिख सकते हैं, log t का मोड लगा दो, अच्छी बात रहेगी, और भी प्लस का c, है ना। और फाइनली आंसर देते समय बस t का मान रख दो। व्हाट इज t था ये वाली चीज, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस log x, ठीक है नहीं, प्लस का c, ये आपका आंसर है। मुझे लगता है कि चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। यानी इससे, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि सवालों में डायरेक्ट ही चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, आप सवालों के अंदर थोड़ा सा सोच करके भी देखिएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ है क्या, है ना, जैसे मैंने भी किया है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी लाइन लगा के सवाल इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि प्रतिस्थापन समाकलन की कोई एलोग्रिथम नहीं है। एलोग्रिथम का मतलब कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं और सारे क्वेश्चन एक छड़ी से हो जाएं। तो मैं इसलिए लाइन लगा के सवाल कर रहा हूं कि टेक्निक हर एक सवाल के अंदर आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि i इज इक्वल टू, हम लोगों को समाकलन करना है साइन x, ठीक है, और यहाँ पे बेटा साइन के पेट में है कोस x, साइन के पेट में है कोस x, इंटीग्रेशन dx, है ना, साइन के पेट में है कोस x। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम लोगों को फलन एक दिया है, फलन एक दिया है, एक फंक्शन दिया है और उसका अवकलन भी दिया है, अगर थोड़ा सोच लिया जाए, अच्छा इसमें बीमारी कहाँ है, पहले ही देखिए इसमें बीमारी कहाँ है भाई। साइन कभी देखा तुमने कोस एक्स होता हुआ इस तरीके से, तो इसके पेट में समस्या है, इस साइन के पेट में समस्या है, तो यही फलन हम लोगों को t मानना पड़ेगा। यानी कि इसको अगर आप t मान लोगे तो ये मिल जाएगा। किस तरीके से, देखिए कि हम लोग cos x को बेटा t मान लें, है ना, तो जब cos x को t माने और इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये माइनस का साइन x इज इक्वल टू dt/dx आपके पास में प्राप्त होगा, dt/dx। अब आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग क्या चाहते हो, देखिए इसको सवाल को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, मैं इस बीमारी वाले पार्ट को शुरू में लिख देता हूं साइन कोस एक्स, है ना आपके पास में, और साइन एक्स dx को यहाँ लिख देता हूँ, साइन एक्स dx को यहाँ लिख देता हूँ। कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, क्यों, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा, माइनस का साइन एक्स dx का जो मान है वो सिंपली dt बन जाएगा, या इस माइनस को भी हटाना चाहते हो हटा दो, कि साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt आपके पास में आएगा। ये जो आपने प्रतिस्थापन करे उनका यूज कीजिए, सवाल के आंसर की तरफ जाइए। किस तरीके से, साइन कोस एक्स को क्या माना गया है, t, बिल्कुल ठीक बात है, एंड साइन एक्स dx, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का dt, तो माइनस शुरू में लिख लीजिए और dt यहाँ लिख लीजिए। अब साइन t का समाकलन कितना होता था, फॉर्मूले पे जाइए, आप लोगों के पास फॉर्मूलों का पिटारा है, जो एक्सरसाइज हमने 7.1 की थी उसके अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े थे आपके पास में बेटा। तो साइन जो t का जो समाकलन रहेगा वो आपके पास में ऐसे हम लोग लिखेंगे, है ना, और साइन t का जो समाकलन रहेगा वो माइनस का cos t रहता है, क्या रहता है, माइनस का
कोस टी प्लस के सी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ जाएगा कॉस टी आपके पास में एंड प्लस का सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए और बस मजा करिए। फिर टी की वैल्यू क्या है कोस एक्स, तो इसके फिर पेट में समस्या बन गई कोस एक्स प्लस का सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ी टेक्निक्स आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आज ये फिनिश। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन 4 भी आपके पास में बेटा क्या हुआ, फिनिश हो गया है ना। ठीक है, 4 को हमने खत्म करा। चलते हैं डायरेक्ट 10वें नंबर पे, क्योंकि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना। 10 क्या कह रहा है, 10 भी थोड़ा अपने अंदर घमंड लिए बैठा है कि किस तरीके से कि मेरा इंटीग्रेशन करके दिखाओ। वो कह रहा है कि सर जी मेरा इंटीग्रेशन करके दिखाओ, कहाँ तो फलन है ना, इसमें कहाँ तो फलन है और कहाँ उसका अवकलन है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को इंटेलिजेंट करने की ज़रूरत है बेटा, तो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और फिर देखिएगा क्या होता है। 1/, मैं इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, रूट में से एक्स में से अंडर रूट एक्स कॉमन निकलेगा तो अंडर रूट एक्स ही तो बचेगा ना बेटा, इतना गणित तो जानते हो ना। माइनस का 1 एंड dx। बेटा आप कह रहे होंगे कि सर जी अब भी कहाँ फलन है और कहाँ इसका अवकलन है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन बोलना शुरू कर देगा कि सर जी ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर मैं ध्यान दीजिए यहाँ, माना यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 को टी मान लूँ ना, इस वाले को अगर मैं टी मान लूँ ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने जब अवकलन पढ़ा था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता था ना बेटा, अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता था वो होता था आपके पास में, इसको ऐसे कैसे करेंगे, इसको dy/dx किसका करेंगे हम लोग, x की पावर 1/2 का, क्योंकि अंडर रूट का तो मतलब 1/2 ही होता है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे करें, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि dy/dx हम x की पावर n का करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू x की पावर n-1, ये तो फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1/2 शुरू में लेते हैं है ना, और x की पावर 1/2 माइनस 1 करते हैं। ठीक, और फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसको थोड़ा सा और करें तो 1/2 और x की पावर 1/2, इस 1/2 को अगर आप हटाओगे तो अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। तो आज के बाद जिंदगी में ये बात याद रखना, क्या याद रखना, देखिए क्या याद रखना बेटा, देखिए क्या याद रखना कि अगर डिफरेंशिएशन कभी भी करते हैं अंडर रूट एक्स का, तो हमें मिलता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी और क्वेश्चन को पहचानने में भी आपको हेल्प करेगी। अब क्वेश्चन को आसानी से पहचाना जा सकता है कि क्या, कि अगर मैं इसको टी मान के चलूं और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूं तो 1/√x मिलेगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा। और अब एक काम आप कर सकते हो, आप यहाँ पर dx लगा कर सामने डायरेक्ट dt लिख सकते हो, है ना, क्योंकि अभी क्या कैसे लिख सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, आप इसको dt/dx लिखोगे ना, तो मैं इस dx को अगर इधर लेके आ जाऊँ, यहाँ से हटा दूँ, तो मैं यहाँ पे dx लगा दे रहा हूँ, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है इसमें। बताइए क्या दिक्कत है ना। तो अब इस सवाल के अंदर हम लोगों के सामने एक चीज़ है, हम इसको √x dx की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 2 dt आपके पास में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी वैल्यू, इस 2 को उधर ले जा करके। अब इस सब्स्टिट्यूशन से सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से, I = इंटीग्रेशन यहाँ पे धरते हैं। देखिए इस पूरे को क्या मान बैठे, t मान बैठे, 1/t, ठीक बेटा, और dx/√x, 1/√x dx, 1/√x dx, इस पूरे की वैल्यू क्या रखें, 2 dt, तो 2 dt, राइट। इस 2 को जब बाहर निकालेंगे तो I = 2√1/t dt, है ना। अब फाइनली इस 2 को रखेंगे जो का 2, और 1/t क्या होता है 1/t, सिंपली बेटे होता है log t, होता है ना, होता है प्लस का c। अब आप क्या करोगे, I = 2 log, और इसकी जगह आप लोग t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे जो दी गई है, मानी जो गई थी। बताइए कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
14 हाँ बोल 14 भाई 14 वैसे आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता के छोड़ दूंगा क्योंकि 14 मैंने लोग वाले सवाल 2-3 कर दिए हैं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या है होता है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 14 की क्या कंडीशन है बेटा हमारे पास में। 14 क्या कह रहा है, 14 ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है मेरे को किसका 1/, ठीक है, x log x की घात m एंड dx। ये तो भाई साफ साफ है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन ढंग से समझे होंगे दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें log x को आप अगर आप t मान लोगे तो इसका 1/x हो जाएगा समाकलन अवकलन, और dx बराबर dt। और अब आप लोग इसको मैं एक ही शब्द लिखूंगा ट्राई। चलो यार कर देते हैं यार, कभी तुम ये कहो कि भैया आप गड़बड़ कर रहे हो, है नहीं। तो चलिए बात करते हैं। i इज इक्वल टू फिर क्या बनेगा इंटीग्रेशन, ये बनेगा ठीक है 1/t की पावर वट m, और 1/x dx, 1/x dx का मान dt। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, t की पावर -m एंड dt, इसका फॉर्मूला लगा लो। i इज इक्वल टू क्या होगा, t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस का c, और यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए आप लोग क्या कि log x की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस का c आंसर। अब यहाँ इसको छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये था आपके पास में 14, और 14 भी हमने कर दिया है, इसको हम लोग कट कर देते हैं। इसका आंसर ज़रा चेक कर ले, थोड़ा सा देखने की इच्छा पैदा हुई मन में कि यार देख भी लिया जाए एक बार, है ना, जब सुविधा है तो देखने में क्या समस्या है भाई। चलिए कहाँ गई आंसर शीट, कहाँ गई आंसर शीट। 7 कौन सी है ये, 2 एक्सरसाइज 7.2 का 14, 7.2 का 14, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, आप इसको बिल्कुल सही बात है। अब ये हुआ 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं सीधे 17 के ऊपर, और 17 क्वेश्चन की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। देखिए 17 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 में हम लोगों को बोला गया है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1/e की पावर x² एंड dx, x² एंड dx। अब कहोगे भैया कहाँ इसके अंदर, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कहाँ वो कंडीशन बन रही है कि फलन भी दिया है उसका अवकलन भी दिया है, ठीक है आपके पास में, तो मुझे दिख रहा है। वैसे एक कैटेगरी और आएगी अभी, क्योंकि मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये पहले टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, है ना आपके सामने। जब मैं दूसरी और तीसरी बताऊंगा ना तो ये दूसरे तरीके से भी हल हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से भी हल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर कभी x² का हम लोग, ठीक है ना, अगर आपके पास में कभी x² का हम लोग अवकलन करते हैं तो हम लोगों को 2x प्राप्त होता है। इसका मतलब हम लोगों को, अगर मैं इसको t मान लूँ तो मुझे ये x dx मिल जाएगा। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा। वैसे ये सेकंड कैटेगरी में रखना चाहिए था, मुझे सवाल को इसके अंदर इसको रखना नहीं चाहिए था, और मैं इसको हटा भी रहा हूँ क्योंकि जब मैं सेकंड कैटेगरी कराऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ थोड़ा इसको कंफ्यूज आप हो जाओगे, तो इसको हटा दो। 17वां सवाल हम दूसरी कैटेगरी में पढ़ेंगे। जब मैं, ये पहली कैटेगरी की स्टेटमेंट थी, जब दूसरी कैटेगरी बताऊंगा तो 17 को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग है। अलग कुछ नहीं हो, इससे भी सकता था, बट मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता आपको। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्या कहना चाह रहा है, 18 कह रहा है कि इंटीग्रेशन मेरे को करना बेटा e की पावर tan इनवर्स x इस बार दिया है और अपॉन 1 प्लस के x² दिया है, इसका मेरे को समाकलन ज्ञात करना है ना। तो कोई परेशानी या दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर आप tan इनवर्स x को t मान लें, और वैसे भी आप लोग क्या करते, आपको फॉर्मूला जो पता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx पता है, e की पावर x प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पे इसके सर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए जिस तरीके से इसमें दिया गया है। e की पावर x ना होकर के इसके सर में दर्द है कि क्या, कि tan इनवर्स x दिया गया है, तो इस tan इनवर्स x की जगह हम लोगों को x चाहिए, लेकिन x तो बना नहीं पाएंगे, कम से कम t तो बना ही लेंगे कि जब इसको tan इनवर्स x को हम लोग t मान लेंगे, और जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/x² इज इक्वल टू आ जाएगा dt/dx, है ना। इसको उधर लेकर के आएंगे तो 1/x², और dx का जो वैल्यू है वो आ जाएगा dt। सिंपली समझ में आई बात आपके पास में। और जब सवाल को हल करने जाएंगे तो व्हाट वी गेट, देखिए e की पावर t, इसकी पावर तो t हो जाएगा ना, क्योंकि tan इनवर्स x को हमने t माना है,
और ए डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पूरे को इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, डी टी एंड आई इज इक्वल टू ई की पावर टी का क्या होता है, ए की पावर टी ही होगा प्लस का सी एंड टी की वैल्यू रख देंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स। फिर से सर में दर्ज इसके करना हम लोगों को पड़ेगा और प्लस का सी इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी क्रियाक्रम हो गया। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 बड़ा दमदार सवाल है और मैं कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको इम्पोर्टेंट कहा है क्योंकि ये पेपर में ना देखने को मिलता है। आप पीछे कभी भी एनसीईआरटी, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो अभी कुछ सालों से लगी है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पेपर में देखो सवाल, तो ये 19वां सवाल जो देखने को मिलता है। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की। कोई भी क्वेश्चन वैसे इतना ज़बरदस्त नहीं है कि आपको परेशान करे, अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन करना है किस तरीके से, भाई साहब कह रहे हैं कि ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 में डी एक्स, इसका करना है। तो उसको थोड़ा सा चेंज हम लेकर के इसमें आएंगे इंटीग्रेशन में। इसके अंदर क्योंकि आप कहोगे भैया वो वाली टेक्निक तो उसमें बन नहीं रही जो आप कह रहे थे अभी कि फलन दिया है फलन का, तो थोड़ा सा इसको इसके साथ मारपीट करके थोड़ा सा इसको समझा बुझा के, या जो भी जैसे भी आप मानता हो उस हिसाब से बेटा आप इसको कर सकते हो। किस तरीके से, मुझे थोड़ा सा इसमें टेक्निक लगानी, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक लगेगी। क्या, मैं इसमें e की पावर x ऊपर से कॉमन निकालूंगा, और जब e की पावर x कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस, यहाँ पे कितना बनेगा e की पावर माइनस x, चाहे आप चेक कर लीजिए, गणित आपको आता होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e की पावर 2x हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे घाते जुड़ेंगी तो x कटेगा, x की पावर 0 होगी, e की पावर 0 होगी, e की पावर 0 का मान 1 होता है, समझ गए होंगे। नीचे भी e की पावर x आप कॉमन निकालेंगे, नीचे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको इससे आप आराम से काट दोगे तो फाइनली क्वेश्चन जो रहेगा, अब क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। अब बन गया आपका वही सवाल जो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी जिसको कहते हैं, क्या कि अगर बेटा नीचे वाले का अवकलन करोगे ना तो ऊपर वाला मिलेगा ही मिलेगा 100%। देखिए किस तरीके से कि माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम लोग t मान लेते हैं नीचे वाले पोर्शन को, और जब अवकलन करेंगे e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, और e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x होता है विद माइनस साइन, और इसको आप लोग ऐसे लिखो, और dt बटे यहाँ पे आ जाएगा dx, इस x को उधर लेकर के आओगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, dx की जो वैल्यू है क्या है, dt है। और अब आप देखिएगा कि क्या i की हालत क्या होगी, i की हालत क्या होगी, नीचे वाले को t माना है ना, बिल्कुल नीचे वाले को t माना है, तो 1/t एंड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, उसकी वैल्यू है dt, तो यहाँ लिख देंगे dt। और ये किसका समाकलन है, 1/t किसका होता है, फॉर्मूले सामने रखिएगा बेटा, फॉर्मूले सामने रखिएगा, वीडियो देखो या फिर क्वेश्चन करो जब भी, तो ये आ जाएगा log t, है ना, log t एंड प्लस का c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू आप लोग भर दीजिए, यहाँ पे क्या है t की वैल्यू, ये है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c, दैट इज योर आंसर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसी के साथ में छूट गया मेरे से ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 20 है, बिल्कुल ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें तो थोड़ी सी कलाकारी हमें करनी पड़ी, बट उसमें कोई कलाकारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप नीचे वाले को टी मान लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन आप लोग अपने आप करिएगा और फिर देखिएगा कमाल। ठीक, चलते हैं 20, 19 भी खत्म, 20 भी खत्म, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, है ना, कितने हो गए, अरे गलती कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल और बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल और बचे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे, तो अगली जो आने वाली वीडियो है उसमें ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और जल्दी ही वो आपको प्राप्त होगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर चलता हूँ 23 पर। किस पे चलता हूँ बेटा, 23 पर, क्योंकि सबसे बड़ी कैटेगरी
सबसे बड़ा जो अपने अंदर क्वेश्चन रखती है वो ये रखती है, पहला जो टाइप है, इसीलिए मैंने सबसे बड़ी वाला शुरू में बताया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है मेरे को बेटा, वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि अगर आप लोग साइन इनवर्स एक्स को टी मान लोगे और अवकलन के फॉर्मूले याद कर लोगे, अवकलन के फॉर्मूले याद कर लोगे, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अवकलन जब हम लोग करते हैं। और यहाँ पे मैं dx डायरेक्ट लिख करके dt बना रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जब सवाल को लेके चलोगे, कैसे हल होगा सवाल, इंटीग्रेशन, इसको हमने बेटा मान लिया t, ठीक, और dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया dt, और t का समाकलन यानी कि x का समाकलन, x की पावर n का समाकलन के फॉर्मूले क्या बनता था, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो क्या आएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस का c, यानी कहने की बात i इज इक्वल टू टी स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, या फिर t की वैल्यू आप रख दीजिए ये वाली। इसको सवाल को मुझे वैसे करना नहीं चाहिए था, टाइम वेस्ट है खाली, ठीक है। आपके पास में 2 प्लस का c आंसर, ठीक, इसके अंदर ये हो गया। बात करते हैं 23 खत्म, ठीक है। 24 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, 24 पे चलते हैं। चलिए 24 पे चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा भाई, कहाँ गया, अब तो पेज पलटना पड़ेगा 24 पे। 24वां सवाल जो है वो ये है, थोड़ा सा बड़ा, इसको रफ तो कर दो, इस वाले को रफ कर दो, ठीक। आपके पास में 24वां सवाल क्या कह रहा है, 24वां सवाल कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है बेटा 2 cos x, ठीक, माइनस का 3 sin x अपॉन 6 cos x 4 sin x। थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए पहले, और फिर ये वही सवाल बन जाएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि हमें फलन ढूंढना है, उसका अवकलन ढूंढना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को जो का तुम cos x माइनस 3 sin x, ठीक है बेटा। नीचे ना 2 कॉमन निकल रहा है, उसको मैं 2 को कॉमन निकाल दे रहा हूँ। अंदर क्या बनेगा, 3 cos x प्लस 4 की जगह आ जाएगा कितना, 2, है ना, sin x एंड dx, राइट। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिएगा कि अगर मैं नीचे वाले पार्ट को t मान लूँ, cos x का समाकलन sin x विद 3 ये आ गया, विद माइनस ये देखिए, इसका समाकलन ये आ गया, तो सिंपली बात बन गई। कैसे कि माना कि 3 cos x नीचे वाले पार्ट को हम लोग t मान दे रहे हैं, और 2 sin x को हम लोग t मान दे रहे हैं, क्या। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x, ब्रैकेट आप लगा लीजिए, और dx बराबर बन जाएगा dt। मैं अब यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि dx पहले नीचे आता था, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ जब यूज़ करोगे तो सवाल बनेगा i इज इक्वल टू, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कि नीचे वाले को तो 2 लिख लेंगे, ये जो 1/2 है इसको तो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। इसको लिखेंगे हम 1/t, किसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा बन गया t, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, t माना है। और ये देखिए जरा ध्यान से, 3 sin x प्लस 2 cos x, 3 sin x माइनस का प्लस 2 cos x, सिर्फ आगे पीछे टर्म है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है, dx की वैल्यू है dt, तो यहाँ पे खा लिया जाएगा dt, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हम लोगों को प्राप्त क्या होगा, 1/2 log t, क्योंकि 1/t का समाकलन log t प्लस c, और आप लोग t का वैल्यू रख दीजिएगा, और आपका आंसर इंतजार कर रहा है। व्हाट इज t, t आपके पास में है माइनस का 3 sin x एंड 2 cos x आपके पास में, ये आ गया आपका क्वेश्चन खत्म। प्लस का c भी आप इसमें रख सकते हो, है ना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली, है ना। चलिए बात करते हैं, 24वां क्वेश्चन खत्म, 25वें पे चलते हैं। 25वां क्या कह रहा है, 25वां बहुत आसान सवाल है, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करनी पड़ेगी, तब वो दिखाएगा कि नहीं भाई ऐसे मैं कर सकता हूँ। 25वां सवाल, ठीक है, 25वां
25वें सवाल में है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टिग्नोमेट्री लगाओ ताकि ये फॉर्मूले प्राप्त हो जाए। आप 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस को सेक, और इसको नीचे वाले को जोड़ा दूँ 1 माइनस के टेन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब बात कीजिए, अब अगर आप नीचे वाले को टी मान लोगे तो टेन का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है भाई, तो हो गया काम बस। तो आप लोग क्या करें, आप क्या करें, माना 1 माइनस के जो टेन एक्स है इसको आप लोग बेटा टी मान लीजिए, और जब अवकलन करेंगे इसका 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फाइनली सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस का डी टी आएगी। और इनका सब्स्टिट्यूशन उसमें जब किया जाएगा सवाल में तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, इसको पूरे को क्या कह देंगे, माइनस का डी टी, वो माइनस बाहर निकाल दे रहा हूँ, डी टी अपॉन टी की पावर, क्योंकि ये टी है, टी स्क्वायर है तो टी की पावर 2, इसको लिखेगा माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 2 डी टी, और फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर पाइएगा। इस पर लिख रहा हूँ मैं टी आर वाई का मतलब होता है स्वयं कीजिएगा, ट्राई, है ना, कर सकते हो। टी की पावर -2 कर सकते हो ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा करके आप कर सकते हो। अगर ऊपर वाले सवाल है तो रोक करके वीडियो को नोट करना चाहते हो कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 25वां सवाल भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए 25वां भी कट मारिए। चलिए 26वां, और 26वें को भी मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट सवाल। 26वां भी पेपर में पूछा जाता है, इसको भी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कहूँगा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मेरे को करना है कोस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का आपके पास में डी एक्स। आप कहोगे गुरु जी, सर जी, इसके अंदर कहाँ तो फलन है, कहाँ इसके अंदर अवकलन है, बिल्कुल समस्या। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा, आपको अगर फॉर्मूले याद है ना, फॉर्मूले याद हैं तो आप ये भी कोशिश करोगे क्वेश्चन के अंदर कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग कोस टी बन जाए तो आप आसानी से कर पाओगे। तो अगर इसके पेट में समस्या है कोस के, तो इस पेट वाली चीज़ को ही टी मान लो ना, तो इस पेट वाली चीज़ को ही टी मान लो ना, आपके पास में बिल्कुल मान सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बिल्कुल दिख भी रहा है कि अंडर रूट एक्स को जब अवकलित करोगे तो ये मिलेगा जरूर। कैसे कि अंडर रूट एक्स को अगर आप टी मान लोगे तो अंडर रूट एक्स का समाकलन अवकलन कितना होता है, मैंने बताया था कि डिफ्रेंशिएशन कभी भी अंडर रूट एक्स का करते हैं तो आपको 1/2 अंडर रूट एक्स मिलता है, ये बताया था मैंने शुरुआत में ही। तो उसको करेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा डी टी, और या फिर 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो 2 डी टी बन जाएगी। और इस चीज़ को आप रखिएगा सवाल के अंदर, फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। इसको बना देंगे हम कोस टी, क्योंकि इसको हमने क्या माना है टी, और डी एक्स बटे रूट एक्स को हम लिखेंगे 2 डी टी, ये 2 यहाँ से हटा दीजिए और बाहर लिख दीजिए इसको यहाँ डी टी। जब 2 बाहर निकलेगा कोस टी का समाकलन कितना होता है आपके पास में, साइन टी होता है ना, ये तो फॉर्मूले हैं। कोस टी का समाकलन कितना होता है, साइन टी आपके पास में होता है, प्लस का सी, साइन टी आपके पास में होता है। और टी की वैल्यू आप इसमें भरिएगा तो साइन टी, व्हाट इज साइन टी, टी क्या है, वही फिर पेट में समस्या वाली बात, रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 26 भी खत्म। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 27। किस पे चलते हैं, 27। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो 27। कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है 27वें सवाल के अंदर। 27वां सवाल मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ साइन 2x और कोस 2x बाहर है और dx, इस तरीके से। तो आप लोग इस अंदर वाले को इसको t मान लीजिए। कैसे, साइन 2x को जब आप लोग t मानिएगा तो यह आ जाएगा माइनस प्लस का 2 कोस 2x एंड dx इज इक्वल टू dt एंड कोस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। थोड़ा सा स्पीड अप आ जाएगी सवाल करने में मेरे, क्योंकि मैं चीज़ें समझा चुका हूँ पहले ये सब चीज़ें। जब आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करिएगा तो आपको i इज इक्वल टू प्राप्त होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ t, और इसकी जगह क्या लिखोगे 1/2 dt। तो 1/2 को आप लोग शुरुआत में लिख दीजिए बाहर और dt। अब इसको क्या लिखोगे आप, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर लिखेगा 1/,
1/2 और dt, और ये आ गया टी आर वाई क्यों? क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का भी हमने खात्मा कर दिया। बात करते हैं 28वें में। 28वें में भी आपको कुछ नहीं करना, अब सवाल सारे लड्डू हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। 28वें सवाल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 28वें सवाल की हम लोग बात करते हैं। 28वां सवाल क्या कह रहा चाह रहा है आपको? ये कह रहा है कि i = इंटीग्रेट करना है। सवाल जब भी करें बेटा किताब अपने पास और सूत्र भी अपने पास रखिएगा, तब समझ में आपको सवाल आएंगे, ठीक है। cos x अपॉन ये है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 1 प्लस के sin x को आप t मान लीजिएगा, है ना, और क्या करिएगा, अवकलन कीजिएगा। 0 प्लस इसका आ जाएगा cos x dx बराबर dt, यानी कि cos x dx बराबर आ जाएगा dt। और जब इसको यूज़ कीजिएगा i के अंदर तो कंडीशन बनेगी, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को तो क्या कह देंगे, dt अपॉन अंडर t, या फिर इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 एंड dt। ट्राई मतलब इन सब में इस तरीके कैटेगरी के में ये फॉर्मूला लगाया, x की पावर n dx = n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। लगेगा नहीं लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये t की जगह आ जाएगा, बस ये ऐसे लिखा जाएगा यार। मैं चलो कर देता हूँ, ट्राई हटा दो। -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस का c। अब तो कर लेना, अब तो कर लेना। 28वां खत्म। 29वां सवाल, 29वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 29वां भी वीडियो को रोक करके आप नोट करते रहें सवाल को, अगर नोट करना है तो 29वें सवाल की तरफ चलते हैं। 29वें सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 29वां सवाल क्या कह रहा है आपको, ठीक है। 29वां सवाल ये है कि इंटीग्रेशन करना है कोट x का और log sin x एंड dx, i = ये है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत आसानी से। अगर इस फलन का आप लोगों ने अवकलन किया हो ना, कभी अवकलन में सवाल था एक जगह, लोग sin x का अवकलन करवा रहे थे तो उसका अवकलन कोट x आता था। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे कि लोग sin x को हम लोग t मान लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं। लोग x का क्या होता है, 1/x, क्योंकि ये x नहीं है, चेन रूल लगाएंगे। अवकलन में हमने पढ़ा था चेन रूल, श्रृंखला विधि, कि जो x नहीं होता उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, और sin x का जब दोबारा करेंगे तो हो जाएगा cos x और dx बराबर dt। तो cos अपॉन साइन कितना होता है, कोट x, और dx बराबर dt। हो गया काम। क्योंकि क्या देखिएगा आप, i = 1 क्या आ जाएगा फिर हमारे पास में, इंटीग्रेशन कोट x dx, कोट x dx की जगह dt आ जाएगा, खाली ये dt मैंने लिख दिया यहाँ, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, t, ठीक है ना आपके पास में। और t का समाकलन क्या रहेगा, t² / 2 प्लस का c, एंड i = आपको प्राप्त होगा, t की वैल्यू रखिएगा कि log x log sin x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, आंसर आपके पास में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म। 29 ही तो था, ठीक है। 30 को ध्यान से देखिए, अगर मैं यही लिख के दिखाऊं, अभी कराया नहीं है मैंने 30वां सवाल। 30वां सवाल है कि sin x अपॉन 1 + cos x इंटीग्रेशन करना है dx। तो क्या कीजिएगा, नीचे वाले को t मान लीजिएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा। अभी सवाल कराया है मैंने इसके जैसा 28वां सवाल। तो 30वें सवाल को आप लोग ट्राई कीजिएगा, और ये वाला सवाल भी मैं काट दे रहा हूँ, क्योंकि 30वां सवाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बचा आपके सामने सवाल नंबर 31। 31 भी इसके जैसा ही है, चलो मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि 30 और 31 एक जैसे सवाल हैं, ठीक है। 30 और 31 एक जैसे ही सवाल हैं। कैसे सवाल हैं, अगर हम बात करें 31वें सवाल की, 31वें सवाल की, ज़रा चौक चेंज कर लें, बहुत देर से एक ही चौक से जा रहे हैं। चलिए, तो इसमें बोला है i = sin x अपॉन 1 + cos x का आपको होल स्क्वायर है और इंटीग्रेशन करना है बड़े आसानी से। ये देखिए 30वां सवाल और 31वां सवाल में कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी ना है, काम वही है, इसमें स्क्वायर है, सिर्फ बात वही है। तो आप नीचे वाले को सिंपली t मान लीजिए, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर रखा है। तो क्या करिएगा, इसका 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा
साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस का डी टी बन जाएगा आपके पास में। फाइनली सवाल किस तरह मॉडिफाई होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स इस पूरे की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस का डी टी अपॉन ये पूरा क्या माना गया था, टी, तो इसको लिखेंगे टी का स्क्वायर, और थोड़ा सही करेंगे तो माइनस बाहर, और टी की पावर -2 एंड डी टी। ठीक है बेटा, और फॉर्मूला लगा देंगे आई इज इक्वल टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, प्लस का सी। मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टी की पावर -1, और ये -1 रहेगा, एक माइनस पहले से था ही यहाँ, तो माइनस से माइनस खत्म, प्लस ही हो जाएगा, प्लस का सी, या फिर i इज इक्वल टू 1/t प्लस सी, और या 1/t की वैल्यू आप रख दीजिए, ये है ना, तो 1 प्लस के cos x प्लस सी आंसर। तो ये हो गया आपका 31 खत्म। ठीक है, रही बात 35वें सवाल की। 35वां सवाल हम पहले कर चुके, जो लोग वाले सवाल हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, 35वां सवाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक, आपके पास में 35वां सवाल, चलिए 35वां सवाल की बात करते हैं। 35वें में आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x एंड डी एक्स। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो पहले जो सवाल थे ना, दूसरा तीसरा, वो इसके जैसे ही थे। आप 1 + log x को क्या कह दीजिएगा, टी कह दीजिएगा, और आपके पास में 1/x dx इज इक्वल टू डी टी प्राप्त होगा। और फिर सवाल कैसे मॉडिफाई होगा, थोड़ा स्पीड आ गई है सवाल करने में, क्यों, क्योंकि ये सवाल पहले मैं कर चुका। सवाल नंबर जो था आपके पास में, बताऊं इसको, आप कहोगे गुरुजी झूठ बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास में जो दूसरा था 14 था, तीसरा था, वो इसी तरीके से थे ना, देखिएगा। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 2, क्योंकि इसको t माना है ना, और dx/x dt समाकलन। तो क्या आ जाएगा, इसकी आ जाएगी t की घात 3/3 प्लस c, यानी कहने के बाद t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर अपॉन 3 होल क्यूब है, प्लस का c। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हुआ 35वां भी खत्म। आज यानी कहने की बात ये, हमने इसके अंदर कवर किए हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सवाल। कितने कवर किए हैं, 18 सवाल एक्सरसाइज के हमने कवर किए हैं, क्योंकि ये एक टेक्निक पे थे, फलन तथा उसका अवकलज दिया हो तब हम लोग फलन को टी मानते हैं, उस वाली कैटेगरी में सवाल आते हैं। आधी एक्सरसाइज हमने कवर की हैं। एक बात बताएं, और भी सवाल इसके अंदर इस कैटेगरी से हो सकते हैं, वो मैंने छोड़े हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, उसको मैंने अलग कैटेगरी में रखा है। तो अगर आप लोग ट्राई करने का प्रयास करोगे ना, तो वो भी मिल जाएंगे सवाल, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो इसके एग्जाम्पल दिए हैं इस एक्सरसाइज से पहले 7.2 से पहले जितने उदाहरण एनसीईआरटी में दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, पेपर में आने वाले होते हैं, उनको भी आप करिएगा। और ये जो 18 सवाल मैंने कराए हैं इनको करिएगा, और भी सवाल ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कौन से सवाल आप लोग हल कर पाए हो इन 18 के अलावा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट 2 कैटेगरी बची है, उसको 2 वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, क्योंकि 18 ही लगभग क्वेश्चन बचे हैं, आधे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में उन सब क्वेश्चंस को कवर करके, और नेक्स्ट ही वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीडियो तक बेटा वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।